एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर हम स्मार्ट बीटा प्लान में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। उसमें से दो ऑप्शन की आज हम लोग बात करेंगे, पहला ईटीएफ और दूसरा एफओएफ। इसको लेकर के एक डेडिकेटेड प्रश्न पूछा गया जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। श्री राजकमल सर का प्रश्न है। ये जानना चाहते हैं कि जो लिक्विडिटी होती है ईटीएफ और एफओएफ में, वो क्या भविष्य में जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं कर सकती है। इसके अलावा इनका मेन प्रश्न ये है कि क्या डिफरेंस होता है ईटीएफ में, एफओएफ में और एक इंडेक्स फंड में जो सेम बेंचमार्क को ट्रैक कर रहे होंगे। जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया है बंधन निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड और आईसीआईसीआई निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 ईटीएफ एफओएफ। तो इंडेक्स फंड, ईटीएफ और एफओएफ में क्या डिफरेंस है, बेसिकली इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। अंत तक जरूर जुड़ी रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट और डेटा के साथ ये वीडियो होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इंडेक्स फंड, ईटीएफ और एफओएफ तीनों को समझने से पहले हमें एक टर्म समझना होगा, बेंचमार्क। ये बेंचमार्क क्या होता है? तो बेंचमार्क की हम लोग बात करें तो सिंपली ये एक पैरामीटर है जिससे हम किसी फंड के परफॉर्मेंस की तुलना करते हैं। अगर इस बेंचमार्क के द्वारा जितना रिटर्न दिया जा रहा है पर्टिकुलर किसी एक टाइम फ्रेम में, अगर वो म्यूचुअल फंड इससे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है, यानी इनका परफॉर्मेंस अच्छा है। और अगर बेंचमार्क की तुलना में किसी टाइम फ्रेम में उनका परफॉर्मेंस डाउन है तो हम ये बोलते हैं कि ये अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म कर रहा है, यानी कि बेंचमार्क से कम रिटर्न बना करके दे रहा है, यानी कि इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अब इसको थोड़ा सा और सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप याद करिए, जब आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ाई कर रहे होंगे तो उस समय एक बैरियर हुआ करता था 33%, और उस 33% को हम लोग बेंचमार्क से कंपेयर करके समझ सकते हैं। अब अगर 33% से ऊपर अगर आपका नंबर आपका आया तो आप पास माने जाएंगे, और 33% से नीचे नंबर आया तो आप फेल माने जाएंगे। यानी आपका परफॉर्मेंस किससे जांचा गया? इस 33% से। और इस 33% को ही अगर हम लोग देखें म्यूचुअल फंड के कंडीशन में तो ये बेंचमार्क के तौर पर जाना जाएगा। यानी इससे ऊपर तो आपका म्यूचुअल फंड पास है परफॉर्मेंस के मामले, और अगर इससे नीचे तो आपका म्यूचुअल फंड फेल है परफॉर्मेंस के मामले में। इसी तरीके से आपकी पढ़ाई के समय अगर आप 33% से ऊपर तो आप पास माने जाएंगे, यानी आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, और 33% से नीचे है तो आप फेल माने जाएंगे, आपका परफॉर्मेंस पुअर है। उम्मीद करता हूं बेंचमार्क टर्म को आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब ईटीएफ की बात कर लीजिए, एफओएफ की बात कर लीजिए या फिर इंडेक्स की बात कर लीजिए, ये तीनों जो हैं वो एक तरीके से बेंचमार्क को ही ट्रैक कर रहे होते हैं, इंडेक्स को ही ट्रैक कर रहे होते हैं। अब ये इंडेक्स क्या होता है सीधे से समझते हैं। पहले देखिए, यहाँ पर जो बेंचमार्क हमारा बनाया गया है जिससे हम परफॉर्मेंस को जांच कर रहे हैं, ये बेंचमार्क अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आप लार्ज कैप में बात करें तो निफ्टी 50 एक बेंचमार्क है, निफ्टी नेक्स्ट 50 एक बेंचमार्क है, निफ्टी 100 बेंचमार्क है। इसी प्रकार से मिड कैप में जाएंगे तो निफ्टी मिड कैप 150 एक बेंचमार्क है। तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग बेंचमार्क है। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 यानी कि देश की सबसे बड़ी 50 कंपनी में जिस प्रपोर्शन और जिस फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनियां लिस्टेड हैं एनएससी में, उसी प्रपोर्शन और उसी वेटेज के साथ अगर हम लोग उन 50 कंपनी के परफॉर्मेंस का एवरेज निकाल दें तो वो हमें ट्रैक करके बताता है निफ्टी 50। अब कोई एक ऐसा इंडेक्स जो कि इस बेंचमार्क को ट्रैक करेगा, इसका मतलब ये हो गया कि इस निफ्टी 50 में जो कंपनियां जिस लिस्ट पर, जिस सीरियल नंबर पर लिस्ट हैं और जिस वेटेज के साथ लिस्ट हैं, उतना ही वेटेज और उन्हीं कंपनियों में केवल आपका पैसा डाला जाएगा। जैसे आप किसी भी एएमसी की बात कर लीजिए, जैसे एचडीएफसी का, एसबीआई का, अगर उनका निफ्टी 50 पर बेस्ड कोई इंडेक्स है, इसका मतलब ये हो गया कि जो एनएससी में लिस्टेड 50 कंपनीज हैं और जिस फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब कि जो कंपनी जितनी बड़ी उसमें उतना ही वेटेज के साथ आपका पैसा डाला जाएगा। तो जब कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि फंड मैनेजर एक्टिवली आपके स्टॉक सिलेक्शन में या फिर वेटेज तय करने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बल्कि किसी बेंचमार्क को, किसी इंडेक्स को अगर केवल रेप्लिकेट किया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इंडेक्स फंड। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि यहां पर एक्टिवली कोई भी काम नहीं किया जाएगा, बल्कि जो बेंचमार्क में जो स्टॉक्स हैं और जिस प्रपोर्शन में है उसी को केवल रेप्लिकेट किया जाता है इंडेक्स फंड में। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, अब जो इंडेक्स फंड काम करता है सेम काम ईटीएफ भी करता है। ईटीएफ भी सेम काम करता है। इंडेक्स फंड अपने बेंचमार्क को एज इट इज रिप्लिकेट कर रहा था, उसी प्रकार से ईटीएफ जो है वो अपने इंडेक्स को एज इट इज रिप्लिकेट करता है। मतलब कि सेम ही यहां पर चीज़ है। तो फिर अलग क्यों बनाया गया? अलग इसलिए बनाया गया क्योंकि ये जो इंडेक्स फंड था ये हमारा म्यूचुअल फंड था।
म्यूचुअल फंड था जिसे आप किसी एएमसी से परचेज या फिर बाई कर सकते हैं। जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो एएमसी उस पैसे के बदले आपका यूनिट आपको अलॉट कर देती है। जबकि ईटीएफ की अगर आप बात करेंगे तो ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब एक्सचेंज क्या होता है, जैसे कि ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो कहाँ जाएंगे, सब्जी के मार्केट में। मान लीजिए आपको कोई पीसी खरीदना है, कोई लैपटॉप खरीदना है, तो आप कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वाले मार्केट में आप जाएंगे जहां पर लैपटॉप और ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो मतलब जो चीज़ आप खरीदना चाहते हैं उसी के मार्केट में आप जाते हैं। इसी प्रकार से यहां पर चूंकि हम लोग शेयर्स में डील कर रहे हैं तो हम कहां पर जाएंगे, शेयर मार्केट में जाएंगे। और शेयर मार्केट में इस तरीके के दो बाजार लगते हैं जिसे बीएससी और एनएससी के नाम से जाना जाता है, और इसे थोड़ा सा अच्छे टर्म में हम लोग इसको एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये ई जो है ये इसी एक्सचेंज को रेप्लिकेट करता है, इसी एक्सचेंज को एक तरीके से यहाँ पर इंडिकेट करता है। टी की बात करें तो टी का मतलब होता है ट्रेड, मतलब कि हम पैसे दे करके किसी चीज़ को खरीदेंगे या फिर किसी चीज़ को बेच करके पैसे प्राप्त करेंगे। और फंड तो आप जान ही रहे हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, चलिए, तो ईटीएफ आप समझ चुके हैं, यानी कि यहां पर डायरेक्टली जो एएमसी का है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इंडेक्स फंड में क्या हो रहा था, ये एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम हैं और ये एएमसी है। तो हमने क्या किया कि हमने एएमसी को पैसे दिया और एएमसी ने उसके बदले हमें यूनिट अलॉट कर दिया। जबकि ईटीएफ के कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। ईटीएफ के कंडीशन में बीएससी जो कि एक्सचेंज है या फिर एनएससी जो कि एक्सचेंज है, उस पर जो एएमसी है उसने यूनिट्स अपने एक तरीके से रख दिए हैं और उन यूनिट्स को जो रिटेल इन्वेस्टर है वो आपस में ही ट्रेड कर रहे होंगे। मान लीजिए कि कोई एक, ये पहला रिटेल इन्वेस्टर है, ये दूसरा रिटेल इन्वेस्टर है। तो ईटीएफ के कंडीशन में मान लीजिए इनके पास 10 ईटीएफ है किसी भी म्यूचुअल फंड का, इंडेक्स फंड का, और ये चाहते हैं कि हम खरीद लें। तो इसमें से ये 5 अगर खरीदना चाहेंगे तो ये पहले अपनी बोली लगाएंगे कि मैं इतने रेट पर खरीदना चाहूँगा, और ये बेचना चाहते हैं तो अपनी बोली लगाएंगे कि मैं इतने रेट पर बेचना चाहूँगा। और ऐसे मल्टीपल्स जो इन्वेस्टर होते हैं जो कि ट्रेड कर रहे होते हैं, तो जिसका प्राइस मीट करेगा, मतलब कि एग्जैक्टली सेम होगा, उनको वो ईटीएफ जो होता है ट्रांसफर हो जाता है और इनका जो पैसा है वो इनको ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरीके से ईटीएफ काम कर रहा होता है। यानी कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, जैसे शेयर में आप खरीदते और बेचते हैं, ट्रेड करते हैं, उसी प्रकार से आप ईटीएफ में भी सेम डेट में खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। जबकि इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं होता है। इंडेक्स फंड में जब भी आप खरीदने जाएंगे यूनिट्स, तो आपको पहले जब मार्केट क्लोज होगा तो उस दिन का जो एनएवी तय होगा उसके बाद 1 से 2 वर्किंग डे बाद आपको यूनिट्स अलॉट होता है। जबकि यहाँ पर ईटीएफ में अगर आप बात करें तो सेम डेट का, अगर रियल टाइम अगर आप बात करें, जैसे अगर आपने 11:59 पर, सुबह के 11:59 पर अगर आपका जो एक तरीके से प्राइस था अगर वो मीट कर गया, तो सेम डेट का उस समय जो रेट चल रहा होगा वही रेट आपको मिलेगा। जैसे कि एक ही इंडेक्स है, मान लीजिए कि मार्केट क्लोज होने पर इसका एनएवी जो हो गया 120 रुपये तय हुआ, लेकिन ईटीएफ में अगर 11:59 पर अगर उसका एनएवी का प्राइस मान लीजिए कि 55 रुपया था और मार्केट क्लोज होने तक अगर उसके एनएवी का प्राइस मान लीजिए बढ़ करके 60 रुपया हो गया, तो इंडेक्स में क्या होगा कि जब मार्केट क्लोज होगा तो जिस रेट पर क्लोज हुआ वही रेट आपको अलॉट किया जाएगा। लेकिन जो ईटीएफ होता है, जब रियल टाइम आपने ऑर्डर प्लेस किया और अगर वो उसी टाइम मीट हो गया तो उस समय का जो रेट था वो आपको मिलेगा, ना कि मार्केट क्लोज होने का। तो ये ईटीएफ में थोड़ा सा बेनिफिट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यानी कि इंडेक्स की कंडीशन में आप एएमसी से खरीद रहे होते हैं और एएमसी को ही बेच रहे होते हैं। जब आप पैसा निकालेंगे तो आप अपने यूनिट को सेल करेंगे और आपका यूनिट जो है वो एएमसी खरीदेगी और उसके बदले आपको आपका पैसा रिटर्न कर देगी। ईटीएफ के कंडीशन में एएमसी का कोई भी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। यहाँ पर 2 रिटेल इन्वेस्टर आपस में डील कर रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको स्पष्ट हो रही होंगी। इसके बाद से अब आते हैं एफओएफ के बारे में। एफओएफ का फुल फॉर्म होता है फंड ऑफ फंड। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो एक म्यूचुअल फंड में कई स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, एक म्यूचुअल फंड में कई स्टॉक्स होते हैं और एफओएफ में कई म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक एएमसी है जो कि एफओएफ लॉन्च करना चाहती है, तो वो क्या करेगी कि मान लीजिए स्मॉल कैप कैटेगरी का, लार्ज कैप कैटेगरी का अलग अलग म्यूचुअल फंड है, तो वो दोनों को ले लेगी। मतलब कि मान लीजिए कि ये एएमसी एबीसी हो गई और एक PQR का एएमसी है जिसका कोई स्मॉल कैप है। इसके साथ ही साथ LMN का मान लीजिए कोई लार्ज कैप है। तो अगर ये लार्ज कैप और स्मॉल कैप दोनों में एक्सपोजर लेना चाहती है तो ये अलग अलग एएमसी का फंड ले सकती है। मतलब कि म्यूचुअल फंड में अगर आप बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वहाँ पर स्टॉक्स होता है, जबकि एफओएफ में बात करेंगे तो वहाँ पर म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स हो सकता है। मतलब कि पूरा एक म्यूचुअल फंड ही
इन्होंने सेलेक्ट कर लिया इन्वेस्ट करने के लिए, और उस म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी आपका 40 या फिर 50 स्टॉक होगा। दूसरा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया इन्होंने, तो उसमें ऑलरेडी 40 या 50 स्टॉक होगा। तो जब आप इंडेक्स फंड की बात करेंगे, म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, तो वहां पर स्टॉक्स होते हैं, और जब एफओएफ की बात करेंगे तो वहां पर म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स होते हैं। यानी कि यहां पर क्या हो गया, यहां पर कई म्यूचुअल फंड में आपका पैसा डाला जा सकता है। यह पहला कंडीशन होता है एफओएफ का। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि हमने ईटीएफ, जो कोई एएमसी जो है ईटीएफ अगर लॉन्च की है, तो उस ईटीएफ, अब ईटीएफ में सारे लोग तो इंटरेस्टेड है नहीं, आगे मैं बात करूंगा क्या इसमें बेनिफिट होता है और क्या इसमें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। तो सारे लोग ईटीएफ को लेकर के इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो उन रिटेल इन्वेस्टर को जो कि पर्टिकुलर किसी एक स्मार्ट बीटा पर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान आया हुआ है और अगर उसमें वो निवेश करना चाहते हैं लेकिन केवल ईटीएफ अवेलेबल है, तो एएमसी ऐसे रिटेल इन्वेस्टर को टारगेट करने के लिए जो कि म्यूचुअल फंड के तहत उसमें एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एफओएफ लॉन्च कर देती है, जिसे हम लोग उस ईटीएफ का एफओएफ बोलते हैं। मतलब कि अब ये जो एफओएफ लॉन्च हुआ, इसमें क्या होगा, म्यूचुअल फंड या फिर कोई इंडेक्स हो सकता है, तो ईटीएफ जो होता है वो भी तो इंडेक्स को ही केवल ट्रैक कर रही है। तो एफओएफ अगर किसी एक एएमसी का आया, जैसे मान लीजिए आपने उदाहरण दिया था निफ्टी 50 का, तो निफ्टी 50 जो है उसका ईटीएफ भी हो सकता है, और साथ ही साथ उसी एएमसी के द्वारा ईटीएफ एफओएफ भी लॉन्च कर दिया जाएगा। मतलब कि ये हो गया कि जो ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड की तरह एक्सपोजर लेना चाहते हैं, वो एफओएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब कि ये सीधे तौर पर क्या हो जाएगा, ये सीधे तौर पर एक तरीके से बिहेव किस तरीके से करेगा, ये बिहेव करेगा आपका इस इंडेक्स फंड या फिर म्यूचुअल फंड की तरह। तो आपके मन में सवाल आएगा कि फिर इसको एफओएफ के तौर पर लॉन्च करने की जरूरत क्या है, इसको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में लॉन्च कर देना चाहिए। देखिए बहुत सारे ऐसे एएमसी होते हैं जो कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ना लॉन्च करके ईटीएफ और उस ईटीएफ का एफओएफ लॉन्च कर देते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ये भी इसी तरीके से बिहेव करेगा। तो एफओएफ और ईटीएफ में कोई खास डिफरेंस नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें स्पष्ट हो पा रही होंगी। मतलब कि एफओएफ का मतलब कि ये जो ईटीएफ था ये एक अलग फंड हो गया और इसी फंड में ये एफओएफ जो है वो निवेश करेगा। अब जैसे यहाँ पर मल्टीपल हमने देखा था, मल्टीपल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो उसमें से एक ही अगर इन्वेस्ट किया जाए तो उसे उस ईटीएफ का एफओएफ बोलते हैं। अब चलिए एग्जांपल के माध्यम से मैं और ज़्यादा आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सर ने जो एग्जाम्पल के तौर पर एमसी और जो प्रोडक्ट चुना था, बंधन निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड, तो ये जो है ये एक म्यूचुअल फंड है। और म्यूचुअल फंड में कैसा फंड है, इंडेक्स फंड है। ठीक है, ये एक इंडेक्स फंड हो गया जो कि किसको ट्रैक करेगा, निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30, यानी कि लार्ज कैप की जो टोटल 100 कंपनीज हैं उनमें ऐसे स्टॉक जिनमें वोलेटिलिटी कम है, जिनका बीटा जो है वो कम है, और ऐसे टॉप के 30 स्टॉक को चुन करके आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। और ये ऑलरेडी एक बेंचमार्क, एक इंडेक्स बना हुआ है, और उसी में जिस प्रोपोर्शन और जिस वेटेज के साथ स्टॉक्स होंगे उसी वेटेज और उसी प्रोपोर्शन के साथ यहाँ पर रिप्लिकेट करके आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इसको बोलते हैं इंडेक्स फंड, और ये एक म्यूचुअल फंड ही होता है, पैसिव म्यूचुअल फंड होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। पैसिव का मतलब कि यहाँ पर फंड मैनेजर जो है वो एक्टिवली फंड के सिलेक्शन या फिर उनके वेटेज को तय करने के लिए इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बेंचमार्क में जिस प्रोपोर्शन और जिस वेटेज के साथ है सिर्फ और सिर्फ उसको कॉपी करेगा, रेप्लिकेट करेगा। अब चूंकि ये एक म्यूचुअल फंड है तो प्रत्येक दिन जब मार्केट क्लोज होती है तब इसका एनएवी तय होता है। अगर मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूं, देखिए यहाँ पर देखिए कर्सर रखकर मैं डेट दिखा रहा हूं। देखिए ये है आपका 27 नवंबर 2024 का एनएवी। देखिए एक दिन में एक ही एनएवी शो किया जाएगा। उसके बाद देखिए ये 28 नवंबर 2024 का एनएवी है, और ये आप अपने स्क्रीन पर 29 नवंबर 2024 का एनएवी देख पा रहे होंगे। यानी म्यूचुअल फंड में अगर आप एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो जब मार्केट क्लोज हो जाता है 3:30 बजे, उसके बाद से रात में जब एएमसी के द्वारा सारे कैलकुलेशन के माध्यम से एनएवी निकाला जाता है। एनएवी कैसे निकालते हैं, टोटल जो उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, टोटल एयूएम जो है उसमें से जो लायबिलिटीज होती हैं उनको वो माइनस करते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो आएगा यही एनएवी का फॉर्मूला है। यानी हर एक डेट में जो एएमसी है वो इस फॉर्मूले से एनएवी को कैलकुलेट करती है, तय करती है, और उसके बाद से रात में अपने एनएवी को फाइनलाइज करती है, जो कि आपको उस पर्टिकुलर डेट पर शो करता है। ये हो गया म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड की बात। ठीक है, अब अगर हम लोग ईटीएफ की बात करें, आपने जो एग्जांपल दिया था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 ईटीएफ, देखिए ये ईटीएफ है। ठीक है, यानी किसी एक्सचेंज पर इसे ट्रेड किया जाएगा, इसे डायरेक्टली आप एएमसी से परचेज नहीं करेंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए एक दिन का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, और एक दिन के चार्ट में हर एक टाइम फ्रेम में हर एक सेकेंड इसका प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है। जबकि हम लोग इंडेक्स फंड या फिर म्यूचुअल फंड के कंडीशन में क्या देखा था कि एक दिन में सिर्फ एक ही एनएवी होगा जो कि मार्केट क्लोज होने पर तय होता है, जबकि ईटीएफ के माध्यम से हर एक टाइम फ्रेम में, मतलब कि अगर इस
टाइम पर आपने खरीदा तो इस टाइम का एनएवी आपको मिलेगा, इस टाइम पर खरीदा तो इस टाइम पर का एनएवी मिलेगा, इस टाइम पर खरीदा तो इस टाइम का एनएवी मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर मैं एक डे का चार्ट यहाँ पर ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखिए 29 नवंबर 2024 का डेटा है और जब मार्केट ओपन हुआ 9:15 बजे उस समय का ये आप रेट देख पा रहे होंगे। देखिए आपको टाइमिंग भी दिख रहा होगा 9:41 पर उस समय रेट ये चल रहा था एनएवी का। उसके बाद से अगर हम लोग बात करें यहाँ पर देखिए 11:22 पर तो इस समय ये रेट चल रहा था। ठीक है, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे 29 नवंबर के ही अलग अलग टाइम पर अलग अलग एनएवी आपको यहाँ पर अलॉट होगा, मतलब कि जो जिस टाइम पर आपने खरीदा उस टाइम का एनएवी आपको अलॉट होगा। अब यहाँ पर लोग ट्रेड कैसे करते हैं इसको समझते हैं। जैसे मार्केट ओपन हुआ तो इसका प्राइस देखिए आपको कम दिख रहा था, मतलब कि 20 रुपया 93 पैसा 9:15 पर, और जब मार्केट उसी दिन अपने हाई रेट पर गया जो कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं 21 रुपया 13 पैसा। ठीक है, 21 रुपया 13 पैसा, और ये कितने से स्टार्ट हुआ था? 2093 से। कोई रिटेल इन्वेस्टर है जो कि 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया जब मार्केट ओपन हुआ 20 रुपया 93 पैसा से। ठीक है, तो यहाँ पर उसको कितने ETF अलॉट होंगे वो पहले कैलकुलेट करते हैं। 20 रुपया 93 पैसा, तो उसको जो नंबर ऑफ ETF अलॉट हुए वो हो जाएंगे इतना 4777। ठीक है, और जब वो मार्केट उसी दिन जब थोड़ा सा ऊपर उठा 21 रुपया और 13 पैसा, तब अगर वो अपने टोटल ETF को बेच देता है तब देखते हैं कितना उसका बेनिफिट होता है, 21 रुपया और 13 पैसा। तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 1 लाख उसने लगाया था और उसको कितने मिल जाएंगे? 1,0955 रुपये। अगर ये अमाउंट आपका और बड़ा होगा तो आपका रिटर्न जो है वो और ज़्यादा बड़ा होगा। तो इस तरीके से ETF में आप एक ही दिन में खरीद या फिर बेच सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में, मतलब एक्टिव या फिर पैसिव इंडेक्स फंड में, आप एक दिन में खरीद करके एक दिन में बेच नहीं सकते हैं। हाँ, अलग अलग ऑर्डर आप लगा सकते हैं। अगर पहले से आपके पास यूनिट्स हैं तो उनको आप बेच सकते हैं, और नया यूनिट खरीदना चाहते हैं तो आपको अलग से यूनिट मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहें कि उस दिन जो यूनिट आपने खरीदा उसी को उसी दिन बेच दें तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है इंडेक्स फंड में और एक्टिव फंड में। जबकि ETF में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं कि आप यूनिट उसी दिन खरीदिए, उसी दिन आपको अलॉट हो जाएगा सेम टाइम का, और अगर आप चाहें मार्केट उसी दिन ऊपर चला गया तो उसी दिन आप जब मार्केट हाई पर है तब बेच भी सकते हैं और आपको इंस्टेंटली यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलता है। जब भी आप म्यूचुअल फंड को खरीदते या फिर बेचते हैं तो वहाँ पर आपको AMC को कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ता है। हाँ, जो आपका फंड मैनेज कर रही है उसके लिए आपको जो एक्सपेंस रेशियो है वो पे करना पड़ता है, जो कि आपका ETF में भी होगा और FOF में भी होगा। लेकिन ETF के कंडीशन में चूंकि ये एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहा है, यानी कि जो BSE और NSE का आप डेटा यूज कर रहे हैं, इस वजह से आपसे कुछ चार्ज एक्सचेंज भी लेगी, और साथ ही साथ जिस ब्रोकर का आप यूज कर रहे हैं, जैसे ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, उनके भी कुछ चार्जेज होते हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आप खरीद या फिर बेच रहे हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें केवल स्टैंप ड्यूटी लगता है, जो कि सरकार को टैक्स जाता है 0.005% हर एक इंस्टॉलमेंट पर जो पेमेंट आप करते हैं म्यूचुअल फंड में। जबकि अगर आप ETF में या फिर FOF में जाते हैं तो वहां पर चूंकि ये एक्सचेंज FOF के कंडीशन में नहीं, केवल ETF जो कि ट्रेड हो रहा है उस कंडीशन में आपका एक्सचेंज पर भी चार्ज कटेगा। इसके अलावा जो आपका ब्रोकर है उसका भी कुछ चार्ज कटेगा। तो इन सभी चीज़ों को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो जो टोटल हम लोग वैल्यू देख रहे हैं इसमें से कुछ चार्जेज आपके कट के ही आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। हमने इंडेक्स फंड की बात कर ली, हमने ETF की बात कर ली, अब हम बात करेंगे FOF की, यानी फंड ऑफ फंड की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 ETF का ये FOF है। तो अगर मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूं कि FOF में क्या होगा, मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर या फिर मल्टीपल स्कीम्स जो होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, या फिर अगर वो AMC चाहे तो एक ही केवल रख सकती है। तो इनके होल्डिंग में देखिए, इनके होल्डिंग में आपको स्टॉक्स नहीं दिखेंगे, बल्कि इनके होल्डिंग में आपको एक पर्टिकुलर प्लान ही दिखेगा जो कि ETF होगा। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, जो FOF होता है वो पर्टिकुलर ETF को सेलेक्ट करता है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, और अब ये क्या करेगी, ये एक म्यूचुअल फंड की तरह बिहेव करेगी। मतलब कि अगर आप ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सेम प्लान है, और अगर उसी ETF के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ये FOF लेना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो चुकी होंगी। ठीक है, अब तीनों में क्या बेनिफिट है और क्या डिसएडवांटेजेज हैं इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो देखिए FOF की अगर बात करते हैं तो FOF चूंकि आप AMC से ही खरीदेंगे और AMC को ही बेचेंगे, इंडेक्स भी आप AMC को ही खरीदेंगे और AMC को ही बेचेंगे, तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर और AMC का इन्वॉल्वमेंट है। उसी प्रकार से FOF में भी रिटेल इन्वेस्टर और AMC का ही इन्वॉल्वमेंट है।
ठीक है। जबकि अगर आप ETF की बात करेंगे तो यहाँ पर AMC का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर आपस में ही खरीद या फिर बेच रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक मेन प्रॉब्लम शुरू होती है कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई खरीदने वाला ही अवेलेबल नहीं है और हम पैसे रिडीम करना चाहते हैं, तो क्या ETF में हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई खरीदार अवेलेबल ही नहीं है। तो उस कंडीशन में ETF की एक मजबूरी हो जाती है कि जब आपके पास खरीदार रहेगा तभी आप अपने पैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि किसी खरीदने वाले को बेचेंगे तभी तो आपको पैसे मिलेंगे। तो ETF में ये थोड़ी सी मुश्किल होती है। जबकि इंडेक्स फंड की बात करेंगे तो AMC हमेशा अवेलेबल है आपके यूनिट को खरीदने के लिए, FOF में हमेशा अवेलेबल है AMC आपके खरीदने के लिए। तो यहाँ पर कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि ETF में एक टर्म होता है जिसे आप वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। जैसे आज आपने ETF में खरीदा, अच्छा खासा वॉल्यूम है, आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद जाकर के अगर उसमें वॉल्यूम नहीं रहा, वॉल्यूम कहने का मतलब कि कितने लोग एक दिन में ट्रेड कर रहे हैं। आज जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसमें लाखों की संख्या में लोग जो हैं एक दिन में ट्रेड कर रहे हैं, यानी लाख लोग खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। तो वहाँ पर हमें खरीदार और अगर हम खरीदना चाहते हैं तो बेचने वाले हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन आज से 10 साल 15 साल बाद अगर ये फंड अच्छा परफॉर्म नहीं किया और सारे लोग इसमें से पैसा निकालने लगे और एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें और बाद में जाकर के अगर आपको कस्टमर नहीं मिल रहा है तो नो डाउट आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपके पैसे को निकालने के लिए। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने एक ज़मीन खरीदा, अब उस ज़मीन को आप बेच करके कुछ पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो क्या तुरंत आपको पैसा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब तक आपको ज़मीन का खरीदार नहीं मिलेगा तब तक आप उसको ज़मीन हैंडओवर नहीं करेंगे और तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर आपने किसी बैंक में इन्वेस्ट किया और एक क्लिक के माध्यम से आपका FD टूटता है और आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है, तो लिक्विडिटी के मामले में अगर हम लोग बात करें तो इंडेक्स फंड और FOF जो होता है वो ज़्यादा लिक्विड होता है ETF की तुलना में। ETF में जब तक खरीदार नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं बेच पाएंगे, पैसे रिडीम नहीं कर पाएंगे। इंडेक्स में जो खरीदार है वो AMC है और जो बेचने वाला है वो भी AMC है, तो वो हमेशा अवेलेबल होगा आपके यूनिट्स को खरीदने या फिर आपसे यूनिट को बेचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार की कोई भी इश्यू नहीं आती है वॉल्यूम कितना है कितना नहीं है, लेकिन ETF में ये प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा जब भी आप इंडेक्स फंड में या फिर FOF में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर कोई भी आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब भी आप किसी एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाले किसी फंड की बात करेंगे, जैसे ये जो फंड है वो एक्सचेंज पर ट्रेड हो रहा है, तो इसके लिए हमें डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। अब जब डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे तो वहाँ पर जैसे आप ग्रो में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है, या फिर जीरोधा में या फिर अन्य पॉपुलर जो ब्रोकर्स हैं उसमें भी ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो यूनिट्स आपको मिलेगा, ETF जो मिलेगा वो आपके डीमैट होल्डिंग्स पर ही होगा, डीमैट अकाउंट में ही होगा। और जो इंडेक्स और FOF में आप इन्वेस्ट करते हैं वो आपका डीमैट में नहीं होता है। ठीक है, वो आपका नॉर्मल होता है। अब कुछ ब्रोकर है जैसे जीरोधा हो गया, वो आपके म्यूचुअल फंड को भी डीमैट होल्डिंग में रखते हैं। ठीक है, तो डीमैट में ये प्रॉब्लम है कि आप डीमैट वाला जो भी पैसा है वो निकालने के लिए आपको ETF पर ही माफ़ कीजिएगा एक्सचेंज पर ही उसको आपको बेचना होगा। लेकिन जो होल्डिंग SOS के फॉर्म में है, SOA स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, वो आप किसी भी ब्रोकर एप्लीकेशन, MF सेंट्रल, AMC के वेबसाइट कहीं से भी बेच करके आप अपने पैसे को रिडीम कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है ETF, इंडेक्स और FOF में। दोस्तों मुझे लगता है कि इंडेक्स, ETF और FOF के सारे पॉइंट्स को मैंने कवर कर लिया है। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।